अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस युवा जोश के साथ जब ये अनुभव का मिश्रण होगा, ये अपने लिए कितना खूबसूरत ताल में है कि आने वाले समय में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जो हम लोग विकसित राज्य बिहार को बनाना चाहते हैं, उनके हाथ को मजबूत करने का उन्होंने काम किया। कि मेरे लिए खुशी और गर्व की बात है कि आज जब मेरे नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है तो एक अभिभावक की भूमिका में जिस तरीके से डॉक्टर अरुण कुमार जी सामने आए, और जैसा मैंने कहा कि उस वक्त भी, जिस वक्त मैं व्यक्तिगत तौर पर भी, आप सब जानते हैं जिस तरीके से पार्टी में, परिवार में एक साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत, चिराग पासवान को मिटाने की सोच के तहत जिस तरीके से कुछ ताकतवर शक्तियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, उस वक्त सबसे पहले और सबसे मजबूती से मेरा साथ देने वाले, मेरे साथ मजबूती से खड़े होने वाले डॉक्टर अरुण कुमार जी रहे। ना सिर्फ उन्होंने तमाम परिस्थितियों के बारे में और बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके बारे में भी उन्होंने मजबूती से प्रधानमंत्री जी को भी लिखित तौर पर न सिर्फ उन्होंने जानकारी दी बल्कि हर मत से मजबूती से उन्होंने इस विषय को उठाने का काम किया। मेरे लिए आज ये खुशी, हर्ष और गर्व की बात है कि एक ऐसे नेता जिन्होंने बिहार की राजनीति में न सिर्फ उनका एक बड़ा वर्चस्व है बल्कि वो निरंतरता में समर्पित रहे बिहार के लिए, बिहारियों के लिए, बिहार के विकास के लिए। मुझे याद है मेरे उनके साथ व्यक्तिगत हम लोगों ने कई प्रचार में एक साथ हम लोग गए, हेलीकॉप्टर में घंटों हम लोग बैठते थे, एक दूसरे से अपने विचारों को हम लोग साझा करते थे, और उसमें जिस तरीके से इनकी बातों को मैं सुनता था, एक युवा होने के नाते मेरे लिए भी एक बड़ी सीख के तौर पर इनके सोच, इनके विचार सामने आते थे। और आज मुझे खुशी है कि पार्टी में सक्रिय तौर पर अक्सर ये रहकर भी मुझे अपने सुझाव देते थे, बताते थे कि नहीं देखिए ऐसा कीजिए, पार्टी में ऐसा करने की जरूरत है, संगठन में ये करने की जरूरत है। तो मैं इनसे आग्रह करता था कि आप बाहर रहकर जितने सुझाव देते हैं उससे बहुत खूबसूरत रहेगा कि आप पार्टी के भीतर आइए और खुद उन सुझावों पे अमल करके आप हमको दीजिए, ताकि हमको भी और ज्यादा ताकत मिले, बल मिले। तो मुझे खुशी है, मैं पुनः अपनी तरफ से, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से, और अब आपकी भी पार्टी है, मैं पुनः डॉक्टर अरुण कुमार जी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूं, बिहार जिस दौर से गुजर रहा है, बिहार को लेकर, बिहार की परिस्थितियों को लेकर बहुत से मंच पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातचीत हुई। हर किसी ने अपने अपने मन से, अपने अपने दौर में, अपने अपने समय में बिहार को विकसित बनाने की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, बिहार में क्या तकलीफें हैं, क्या कठिनाइयां हैं, हर कोई इसकी बातचीत करता है, हर कोई इसकी चर्चा करता है। पर हकीकत है कि भैया आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार पिछड़ा है, ये हकीकत है। हर वो व्यक्ति, हर वो नेता, हर वो राजनीतिक दल जो बिहार में विकास की बात करता है, और उसमें से अधिकांश ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको दशकों तक जिनको मौका मिला बिहार को विकसित बनाने का, आज वो लोग मंच पर जाकर बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार को विकसित बनाने की बात करते हैं। आज कुछ ऐसे नेता हैं जो समाज को सुधारने की बात करते हैं। तो भैया पिछले 16 साल से समाज को अगर बिगाड़ने का काम किया तो इस जिम्मेदारी किसकी थी? आज आप बोलते हैं कि भैया हम समाज को सुधारने निकले, तो क्या समाज बिगड़ा है? और अगर बिगड़ा है तो किसकी वजह से बिगड़ा है? कौन नेतृत्व कर रहा है प्रदेश का पिछले 16 सालों से? आज आप लोगों को विकास की बात आती है। भैया बिहारी होने के नाते मेरा सर स्वयं से झुकता है जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, बिहारियों को ऐसी नजर से देखा जाता है जैसे पता नहीं हम लोग कोई अपराधी हैं, हम लोग कोई गुनाह कर आए। नेशनल चैनल्स में देख लीजिए, नेशनल अखबारों में देख लीजिए, प्रिंट मीडिया में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, हर एक जगह अगर बिहार सुर्खियां बनाता है
तो सिर्फ और सिर्फ असामाजिक कार्यों की वजह से, कहीं अपराध की वजह से, कहीं किसी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी उसकी वजह से, कहीं ऑपरेशन में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में आंखें निकाल ली इसकी वजह से, कहीं जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो गई इसकी वजह से। भैया कब वो दिन आएगा जब बिहार सुर्खियां बनेगा अच्छे कार्यों की वजह से? क्या आज बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में ये उपलब्धि हासिल की? आज बिहार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये उपलब्धि हासिल की? कब वो दिन आएगा और कब तक हम इंतजार करेंगे भैया? 7 दशक से ज्यादा बीत गए, भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, पर फिर कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते प्रदेश बने और दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कभी कोई बंबई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को एक दूसरे प्रदेश जाना पड़ता? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए युवा खड़े हमें, इनको मैं देखता हूं दिल्ली बंबई जाते हैं, वहां पर बेंगलोर जाएंगे, गुरुग्राम जाएंगे, नोएडा जाएंगे, तमाम दूसरे प्रदेशों में जाएंगे और रोजगार करेंगे, बेहतर रोजगार करते हैं, उद्यमी बनते हैं। दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो यही बिहार का युवा 100, 50, 500 आदमी को रोजगार देने के काबिल बनता है, और वही युवा जब बिहार में रहता है तो उसको वो सुविधाएं नहीं मिलती, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो अपने आप को या अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। मैं देखता हूं महिलाओं को, बुजुर्गों को दिल्ली में जाकर एम्स के सामने दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। भाई ये स्वास्थ्य सेवा हमें हमारे प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती? पर विडंबना है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं एक मोतियाबिंद जैसे छोटे से ऑपरेशन के लिए, भैया कैटरेक्ट का ऑपरेशन कितना बड़ा ऑपरेशन होता है, छोटा सा ऑपरेशन, पर जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं अपने कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए दिल्ली जाते हैं 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके, तो स्वाभाविक है कि उस प्रदेश के हालात क्या है स्वास्थ्य को लेकर, और जो कि प्रमाणित भी हो गया मुजफ्फरपुर में। भैया बताइए, बाई आंख में मोतियाबिंद का, दाई आंख का आपने ऑपरेशन कर दिया, और जिस आंख का आपने ऑपरेशन किया उस आंख को निकालना पड़ा। ये हमारे स्वास्थ्य की हकीकत है बिहार में। और उसके बाद लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे दावे करते हैं कि भैया हमने विकास के लिए इतना कुछ किया, इतना काम किया। कुछ लोगों को तो काम दिखता ही नहीं है, कुछ लोगों को तो बस बोलने की आदी होते हैं, बोलते रहते हैं, काम नहीं दिखता। अरे भैया विकास करते तो हम भी आपकी तारीफ करते मुख्यमंत्री जी। आप सिर्फ अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और बिहारी होने के नाते आप मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। पर आप मुझे मौका तो दीजिए कि मैं आपकी तारीफ करूं, और मौका तो दीजिए कि कोई बिहारी गर्व से बोल सके कि हाँ भैया मैं बिहारी हूं। आज आपने बिहारी शब्द को गाली बना दिया कि मैं बिहारी हूं, और ये गर्व, ये गौरव, ये सम्मान मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूं। पर ताज्जुब तब होता है कि जब हमारे प्रदेश के ही लोग हमें बिहारी की बजाय हमें हमारी जाति से देखते हैं। जिस प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी थी हमारे प्रदेश को एकजुट रखने की, एक साथ रखने की, उसी मुखिया ने हमें जातियों में बांटने का काम किया। बांटिए मुख्यमंत्री जी, हमें उससे भी ऐतराज नहीं है, जितना बांटना बांटिए, बांटने का ही काम आपने आज तक किया है। पर बांटने के बदले में अगर आप बिहार को उसका उचित सम्मान दे जाते, भाई को भाई से अलग करते हुए दोनों भाइयों को अगर स्थापित कर जाते, तो हम फिर भी मानते कि भैया चलिए आपने भाई को भाई से अलग किया, हमें जातियों में बांटा, पर बदले में कम से कम हमें कुछ तो मिला। पर यहां आपने सिर्फ बांटने की राजनीति की, अपने वोट बैंक के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, किस किस चीज में नहीं बांटा आपने हमें? जातियों में तो बांटा ही, लिंग भेद में भी बांटा। महिलाओं को मुख्यमंत्री जी ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए हम शराबबंदी कानून लेकर आए, लाइए, बहुत अच्छी बात है। उस वक्त मैं विपक्ष में था, विपक्ष में होने के बावजूद मैंने मुख्यमंत्री जी के इस कानून का समर्थन किया था। उस वक्त मुख्यमंत्री जी लालू जी के साथ गठबंधन में, महागठबंधन की सरकार थी। अगर मुझे ठीक से याद है लगभग 2016-17 की बात है, जब 16 में ये कानून लेकर आए थे, और उस वक्त हम लोग एनडीए का हिस्सा थे, ये महागठबंधन में थे। उस वक्त विपक्ष में रहने के बावजूद मैंने शराबबंदी कानून का मैंने समर्थन किया था, क्योंकि मैं मानता हूं कि शराबबंदी खास तौर पर बिहार जैसा प्रदेश, भैया
जहां पे शिक्षा का इतना अभाव है, और उसमें भी जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 16 साल में शिक्षा को उन्होंने बद से बदतर कर दिया। जहां भवन है वहां पे बैठने के लिए नहीं है, जहां पे बैठने के लिए वहां पे शिक्षक नहीं है, जहां पे शिक्षक है उनकी खुद की पढ़ाने के हालात कैसे हम सब जानते हैं। तो एक ऐसा राज्य जहां पे शिक्षा का इतना अभाव है, वहां पर जरूरी है शराबबंदी कानून हो, क्योंकि लोगों को इसके क्या क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे में हम लोग समर्थन करते हैं आपके शराबबंदी कानून का, पर आज तो ऐसा लग रहा है कि इस कानून के अलावा बिहार प्रदेश में और कुछ नहीं है करने के लिए। सब कुछ बुरी तरीके से संपन्न हो गया है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सब बढ़िया हो गया। ले देके अगर कोई एक काम बचा है तो सिर्फ शराबबंदी। पिछले साल भर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, उसको लेकर बैठक, उसको लेकर समीक्षा, उसको लेकर शपथ दिलवा रहे हैं, उसको भैया अगर साल 1.5 साल से इतनी तत्परता दिखाने के बाद भी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक कानून धरातल पर नहीं उतर सकता, और वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी, तो जिस व्यक्ति से एक कानून धरातल पर वो नहीं उतार सकते, वो प्रदेश को आगे विकास की राह पर क्या लेकर जाएंगे, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। हम सबको बैठकर इस बात का आकलन करने की जरूरत है कि 16 साल से जो व्यक्ति प्रदेश में मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसने बदले में किया क्या हमारे प्रदेश के लिए। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम बोले कि हाँ भैया ये हमारा प्रदेश है, ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इन्होंने हमारे लिए ये कार्य किया। आज जब चिराग पासवान सामने आता है तो मैं चाहता हूं कि भैया जात पात धर्म मजहब से उठकर हमारा प्रदेश सही मायनों में विकास की राह पर आगे चले। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को कल की तारीख में कोटा नहीं जाना पड़े। कोटा की विडंबना देखिए भैया, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकार शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान में। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती? क्यों पटना को हम लोग एजुकेशनल हम नहीं बना सकते? क्यों हम लोग आईटी जॉब, आईटी सेक्टर बिहार में नहीं खोल सकते? अगर गुरुग्राम, नोएडा जैसे एनआरसी के रीजन में अगर ऐसे क्षेत्र बन सकते हैं, तो क्यों बिहार में हम लोग आईटी जॉब नहीं खोल सकते? क्यों यहाँ पे एमएनसीज नहीं आ सकती? क्यों यहाँ पे हम लोग को रोजगार नहीं मिल सकता? भैया कौन चाहता है, कौन चाहता है अपने घर परिवार माता पिता को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाए काम करे? और दुख की बात है ये कि आने वाले समय में देखिएगा, अगर यही परिस्थिति बनी रही, पलायन अगर इसी तरीके से चलता रहा और बढ़ता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा प्रदेश सिर्फ एक बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा। क्योंकि हकीकत है कि हर वो सक्षम परिवार जो थोड़ी सी भी आर्थिक ताकत रखता है, वो सबसे पहले, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोकिएगा, पर हर वो परिवार जो थोड़ी सी भी ताकत रखता है, वो सबसे पहले अपने बेटे और बेटी को बिहार से बाहर भेजता है पढ़ने के लिए। वो बच्चा बच्ची बाहर जाता है, वहीं पे पढ़ाई करता है, वहीं पे रोजगार करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है, और उसके बाद होली, दिवाली, छठ पूजा में कभी गाहे बजाए अपने घर गांव वापस आया तो आया, नहीं तो उसके बाद वहीं पे बस के रह गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, याद है मुझे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है, मुख्यमंत्री जी का सपना था ये, कि जितने पलायन किए हुए लोग हैं, जितने बिहारी दूसरे प्रदेश में रहते हैं, कि मैं उन सबको वापस लेकर, जो मुख्यमंत्री अपने ही सपने को पिछले 16 साल में पूरा नहीं कर सके, वो हम लोग के सपने को क्या पूरा करेंगे, इस पर भी हम लोग को मंथन करने की जरूरत है। साथियों, मुझे खुशी है और मुझे गर्व है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है, एक ऐसे व्यक्ति का खून है जिन्होंने अपने सिद्धांतों के सामने, जिन्होंने अपने विचारों के आगे कभी भी उन्होंने किसी के साथ समझौता नहीं किया। आज की तारीख में जब व्यक्ति छोटे से छोटे पद पर भी इस्तीफा देने से पहले 100 बार सोचता है और उसके बाद भी शायद वो हिम्मत नहीं कर पाता, ऐसे में मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया, पर अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए दिन रात वो मेहनत करते रहे। उनका पुत्र होने के नाते मुझसे बेहतर शायद ही कोई और जानता होगा कि जिस तरीके से मैंने उन्हें देखा, दिन रात अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए
दिन रात समर्पण भाव से कार्य करते हुए आज उनके कार्यों को पुनः जनता के बीच में हम लोग को लेकर जाने की जरूरत है। आज मुझे आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है कि भैया विभिन्न कार्य ऐसे हैं जहां पे बड़े बड़े राष्ट्रीय दल उन कार्यों को भुलाते नहीं सकते। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनका नाम लेते कई ऐसे राजनीतिक दल, कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो उनका नाम लेती नहीं सकती, पर हकीकत है कि जो हमारे संविधान के निर्माता हैं उनकी एक तस्वीर तक पार्लियामेंट में कभी नहीं थी। आज जिस संविधान के तहत हम लोग देश को चलाने की बात करते हैं उनकी एक तस्वीर तक पार्लियामेंट में 89 से पहले नहीं थी। हमारे नेता वीपी सिंह जी की सरकार में जब पहली बार श्रम एवं कल्याण मंत्री बने तो उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का तैल चित्र सेंट्रल हॉल में लगवाने का काम हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने की। उन्होंने जाति से उठकर, धर्म से उठकर उन्होंने कार्य करने का उन्होंने काम किया। आज ऊंची जाति के गरीब लोगों को जो रिजर्वेशन मिला है, जैसे आरक्षण की बात हुई है, हमारे नेता जब पार्टी बनी थी सन 2000 में, पार्टी का संविधान में 2000 में इस बात को लिखा गया था, तब से हम लोग इस बात की मांग करते थे कि भैया गरीबी जाति देखकर नहीं आती है, विडंबनाएं जाति देखकर नहीं आती है। जो लोग जातियों में बांटने का काम हम लोग को करते हैं, ये उन लोगों को जानने की जरूरत है कि भैया जात पात को देखकर ना अमीरी आती है ना गरीबी आती है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर कोई ऊंची जाति का है तो सब संपन्न है, या कोई गरीब जाति का है तो सारी समस्याएं वहीं पर है। हिंदुस्तान में अगर कोई एक भेद है, अगर कोई एक फर्क है तो वो सिर्फ इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और अगर हम लोग को सही में बिहार को विकसित बनाना है तो इस अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने की जरूरत है। और इसीलिए तब से हमारे नेता ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए भी संघर्ष करते हैं। मुसलमान वर्ग से आने वाले लोगों ने प्रॉफेट मोहम्मद के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करने का काम हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया। आज जितने लोग हाथ में मोबाइल फोन लेकर वीडियो बना रहे हैं, तस्वीर खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, मुझे वो दौर भी याद है कि जब हमारे नेता कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उस वक्त उनका बहुत मजाक भी उड़ाया गया था, क्योंकि उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब ये मोबाइल फोन बैगन के भाव बिके, हर रिक्शा वाला ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन हो, ये मेरा सपना है। ये जिस दिन मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा था तो सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब इनकमिंग फोन भी जब आता था तो उसके लिए भी 30 रुपया 32 रुपया पैसा उसके लिए लगता था। तो एक ऐसे दौर में जब इनकमिंग फोन के लिए 30 रुपया 32 रुपया लगता था, ऐसे में हमारे नेता का वो सोच, उनका वो सपना कि एक दिन ऐसा आए जब हर रिक्शा वाले ठेले वाले के हाथ में मोबाइल फोन हो, जो कि आज हकीकत है। आज हकीकत है कि गरीब से गरीब आदमी के हाथ में भी अगर आज मोबाइल फोन है तो वो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच है। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने स्वास्थ्य से समझौता करना बेहतर समझा, पर देश के लिए और अपने लोगों के लिए उन्होंने समर्पण भाव को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अंतिम दिनों जब उनको खाद्य मंत्रालय की जब उनके पास जिम्मेदारी थी कि गरीब लोगों को किस तरीके से मुफ्त में राशन मिले, ये चिंता उनको खाई जाती थी। मुझे याद है जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त हमारे नेता इस बात को लेकर बड़े चिंतित होते थे, क्योंकि हम लोग देखते थे कि भैया किस तरीके से हम लोग के बिहारी साथी हाईवे पर सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा करके पैदल अपने गांव अपने घर आने के वो लोग निकले हुए थे। ऐसे में हमारे नेता को चिंता होती थी कि भैया जो लोग जा रहे हैं ये लोग खाएंगे क्या, कैसे ये लोग अपना जीवन बसर करेंगे। उस वक्त हमारे नेता ने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के माध्यम से उन्होंने इस सोच को निकाला और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा कि इस योजना के तहत जो लोग कोई कार्ड से नहीं जुड़े हुए, बीपीएल कार्ड से नहीं जुड़े हुए या खाद्य सुरक्षा कानून से नहीं जुड़े हुए, ऐसे लोगों को भी मुफ्त में हम लोग को राशन पहुंचाने का काम करना चाहिए। उस वक्त केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया, जो कि आज भी चल रहा है, और 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिले, इस बात को सुनिश्चित करने का काम हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया। अब आज भी उनके ट्विटर पर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अपने अंतिम दिनों में
किस तरीके से रेल मार्ग के माध्यम से हो, सड़क मार्ग के माध्यम से हो, पानी के जहाज के माध्यम से हो, पहाड़ी इलाकों में घोड़ों के माध्यम से हो, कैसे राशन पहुंचे गरीब लोगों तक, सिर्फ उनकी चिंता ये रहती थी। मुझे खुशी है कि उस नेता का खून आज मेरी रगों में है, जिन्होंने जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में गरीबों की सोच रखी, वंचित वर्ग की सोच रखी, समाज के ऐसे वर्ग की सोच रखी जो कि आज भी पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े, और उसी सोच को आगे लेकर जाने की सोच के साथ मैं निकला हूं। ऐसे में यकीनन कई ऐसी शक्तियां हैं जो मुझे तोड़ने में, मुझे गिराने में, मुझे झुकाने में दिन रात प्रयासरत रहते हैं। और ताज्जुब तब होती है, विडंबना तब होती है, और ये देखिए जो लोग बात करते हैं वंशवाद की, परिवारवाद की, मैं आपको अपनी भी विडंबना आप लोगों के सामने रखता हूं कि दुख तब होता है जब आपको छोटा दिखाने के लिए आप ही के पिता के नाम का इस्तेमाल लोग करते हैं। आप ही के पिता के नाम की आड़ में आपको छोटा दिखाया जाता है, आपको कमजोर दिखाया जाता है। चिराग पासवान को जब छोटा दिखाना है तो जितनी विपक्षी शक्तियां, ताकतें हैं, वो किसी और के नाम का इस्तेमाल नहीं करती, वो मेरे ही पिता के नाम का इस्तेमाल करती है कि अरे रामविलास पासवान जी तो बहुत सहज किस्म के आदमी थे, चिराग वैसी सरलता से मिलते थे, चिराग घमंडी किस्म का, वो तो इतनी मेहनत करते थे, चिराग नहीं कर पाएगा। सोचिए, आपको आपके पिता के नाम के सामने ही छोटा दिखाया जाता है, बाद में आपको आपके अपने पिता के नाम के लिए ही लड़ना पड़ता है। इससे बड़ी विडंबना हो सकती है? मेरे पिता की बनाई हुई पार्टी, उसी पार्टी से मुझे निकालने का काम किया जाता है। अपनी ही पार्टी में अपने वर्चस्व की लड़ाई आपको लड़नी पड़ती है। ये तमाम विडंबनाएं हैं जो कि संभवतः सार्वजनिक जीवन में उस तरीके से सामने नहीं आती, पर इसके बावजूद तमाम शक्तियां मेरे खिलाफ हो जाए, तमाम ताकतें मेरे खिलाफ हो जाए, उसके बावजूद मैं निरंतरता में लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए, बिहार के खून में गौरव, बिहार के सम्मान के लिए। ना मैं झुकने वाला हूं, ना मैं रुकने वाला हूं, क्योंकि मैं एक शेर का बेटा हूं, रामविलास पासवान का बेटा। मेरी रगों में जिस व्यक्ति का खून है, उन्होंने कभी भी किसी भी ताकतवर शक्तियों के सामने उन्होंने कभी समर्पण नहीं किया, तो इनके सामने ना मैं रुकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं, और ना ही मैं टूटने वाला हूं। लाख अपनी ताकत को ये लोग आजमा कर देख ले मेरे ऊपर। बिहार में भी आज जब हम लोग को अपराध, भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए यकीनन लड़ाई कठिन होगी, संभवतः लंबी भी होगी, पर बिना डरे, बिना झुके, मजबूती से हम लोग उस राह पर आगे चलेंगे और बिहार को एक विकसित राज्य बनाएंगे। ये संकल्प मैं ले चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे इस संकल्प के साथ आप सभी मजबूती से जुड़े, और अगर आप लोग का साथ है, समर्थन है, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे। Thank you. All the best wishes.